हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल ज्ञान। और आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेनली दो कैटेगरीज में इसको बांटने का एक कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं अपने उन दोनों कैटेगरीज को। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर मतलब कि हम उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरू में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कभी भी। अभी जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तो इसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे बांटा जा सकता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर या पर्पस के बेसिस पर। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड में किस पर्पस से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या वो म्यूचुअल फंड किस ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए बनाया गया है। मेनली इन दो कैटेगरीज की आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर म्यूचुअल फंड की दो सब कैटेगरीज होती हैं: ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। ये होती क्या है? तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स। क्लोज एंडेड स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिलता है। मतलब इनमें आप जब मर्जी तब एंट्री नहीं कर सकते, इसे या तो आपको पहले एंट्री करनी होती है या एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, और एग्जिट भी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ही आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। बात करते हैं ओपन एंडेड की, तो उसमें आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एंट्री एग्जिट से मतलब क्या है? एंट्री से मतलब हो गया हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, और एग्जिट से मतलब होता है हम उनकी यूनिट्स को सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा कि मोस्टली आप तो जब मर्जी चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जब मर्जी परचेज कर सकते हैं और जब मर्जी सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को। तो दोस्तों, मैं आपके इस जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम यूनिट्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती हैं वो ओपन एंडेड होती है, और क्लोज एंडेड बहुत ही कम होती है। क्लोज एंडेड का अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, तो जैसे एक ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, जिसमें आपको मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन रखना होता है फॉर टैक्स कंप्लायंस पर्पस। तो उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक डेट है एंट्री करने के लिए, जो कि नॉर्मली आपको फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च से पहले एंट्री करनी होती है। और मिनिमम आपको 3 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहना है, उसके बाद ही आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी ओपन एंडेड स्कीम्स तो बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल है। 99% स्कीम्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल है वो ओपन एंडेड स्कीम्स ही है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में काफी सारी कैटेगरीज हैं, इसमें फर्दर सब कैटेगरीज हैं। पहले हम इसकी मेन मेन कैटेगरीज पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी फंड्स मेनली उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यही मेन म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके हम जिक्र करते हैं सब जगह। दूसरे होते हैं डेब्ट फंड्स। डेब्ट फंड, जैसे इनके नाम से पता चलता है, ये कंपनीज की डेब्ट ऑब्लिगेशंस, जैसे कि बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, इस तरीके से काफी अलग अलग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे होते हैं मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स मेनली क्या पर्पस सोल्व करते हैं? ये लिक्विडिटी का पर्पस सोल्व करते हैं, और ये काफी शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं मैक्सिमम। चौथे होते हैं गोल्ड बॉन्ड्स, सॉरी गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से हमको रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब इन चारों कैटेगरी को हम एक एक करके इनके सब कैटेगरी में इनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी के अंदर काफी सारे तरीके के फंड्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टरल, थेमेटिक्स, ब्लू चिप, इंडेक्स फंड्स, एसेट्रा। दोस्तों, पहली बात, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट मैंने जितने मेजर हो सकते थे वो सब कवर करने की यहाँ पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स। लार्ज, मीडियम और स्मॉल को हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप को जानने से पहले हम इस कैप का मीनिंग समझेंगे। कैप होता है कैपिटलाइजेशन।
और कैपिटलाइजेशन से मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि एक कंपनी की वैल्यू क्या है आज की डेट में, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। और ये वैल्यू निकलती कैसे है? तो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इसको हम आराम से समझते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए हुए हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और करंट मार्केट प्राइस तो आप सब लोग जानते हैं, जो मार्केट प्राइस कंपनी का करंट में चल रहा होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में और एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए है, तो हम कह सकते हैं 1 लाख, सॉरी, 1 करोड़ इंटू 1,000 बनते हैं 1 लाख करोड़। तो हम आसानी से कह सकते हैं उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़ रुपए की। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। मीडियम कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ तक का होता है। और स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 5,000 करोड़ तक का होता है। इसके अलावा एक और बेसिस है जिसके बेसिस पर हम ये कंपनीज को लार्ज, मीडियम और स्मॉल कैप में सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो बेसिस है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर रैंक करना। रैंक करने से क्या मतलब है? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जो टोटल कंपनीज लिस्टेड है, उसमें फर्स्ट 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। ऑन पहली बात, ये कंपनीज का जो नंबर होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा वो फर्स्ट नंबर पर, उससे कम वाले का सेकंड नंबर पर, थर्ड पे उससे कम, और जिसका सबसे कम होता है वो बॉटम में लिस्ट के रहती है। तो इस बेसिस पर जो फर्स्ट 100 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप बोला जाता है। 101 से 250 कंपनीज तक, मतलब नेक्स्ट 150 कंपनीज को मीडियम कैप बोला जाता है। और 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो जैसा कि फंड यहाँ पर नाम बताते हैं, हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, मीडियम कैप में या स्मॉल कैप में, तो मेनली वो इन पर्टिकुलर रेंज में जो कंपनीज आती हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स सब अलग अलग तीनों ही सेक्टर्स में, सॉरी, तीनों ही कैपिटलाइजेशन टाइप की कंपनीज में, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, तीनों ही तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपको तीनों इसके सेक्टर्स का बेनिफिट देते हैं। देन हमारे आते हैं सेक्टरल या थीमेटिक्स फंड्स। सेक्टरल फंड्स मेनली क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सेक्टर से मतलब है, जैसे आईटी का एक सेक्टर हो जाता है, बैंकिंग एक सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो गया, फार्मा एक सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स एक सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स है, ये फंड्स मेनली उन सेक्टर्स की जो भी कंपनीज होती हैं, जैसे अगर हम आईटी की बात करें, इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, माइंड ट्री हो गई, एक्सेट्रा, इस तरीके से जो कंपनीज है वो इन सब में आपको इन्वेस्ट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? सपोज आपको लगता है कि आईटी कंपनीज अब नेक्स्ट 1 ईयर में ग्रो करेंगी, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, तो आप बजाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सेक्टरल फंड ले सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होगा कि वो सब कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, तो कोई भी कंपनी ज्यादा ग्रो करे या कोई भी थोड़ा कम करे, आपको बेनिफिट तो पूरा ही मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लू चिप फंड्स की। तो दोस्तों, ब्लू चिप से मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो अपनी कुछ कंपनीज को एक ब्लू चिप में डेटा देते हैं, तो उन कंपनीज को ब्लू चिप कहा जाता है।
क्या दोस्तों, एक छोटा सा मजाक था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लू चिप एक टर्म डिनोट की जाती है अच्छी कंपनीज के रिगार्डिंग। ब्लू चिप कंपनीज उनको कहा जाता है जिनका पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है और आने वाले टाइम में इनका ग्रोथ के चांस भी अच्छे होते हैं। ये एक वो कंपनीज होती हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती आती हैं। और मेनली अगर हम ब्लू चिप की बात करें तो मेनली जो इंडेक्स में कंपनीज इंक्लूड होती हैं, जैसे निफ्टी 50 में या सेंसेक्स के 30 कंपनी में, मेनली वो कंपनीज ब्लू चिप होती हैं। तो ब्लू चिप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। तो दोस्तों, इंडेक्स क्या होता है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। जैसे कि निफ्टी का एक इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं निफ्टी कहाँ से आया है। ये एक्चुअल में एक दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल का एन, और टॉप 50 कंपनी है क्योंकि इसमें तो 50 का FITY, तो बन जाता है निफ्टी। तो जिस तरीके से निफ्टी 50 हम बोलते हैं उसमें 50 कंपनीज हैं, तो एक इंडेक्स है। इसी तरीके से सेंसेक्स, उसमें 30 कंपनीज हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है। तो ये 30 कंपनीज का इंडेक्स है। उसके अलावा जैसे एक IT सेक्टर का इंडेक्स हो जाता है, एक बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स हो जाता है जिसको हम बैंक निफ्टी बोलते हैं या निफ्टी IT। इस तरीके से अलग अलग जो सेक्टर के इंडेक्स होते हैं, तो उन इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं ये। इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये मार्केट के साथ आपका ग्रोथ का एक भरोसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है, बट कब नीचे जाएगी कब ऊपर जाएगी, हाँ, ये टेंशन फ्री हम लोग चाहते हैं। तो इंडेक्स फंड्स वाले मेनली क्या करते हैं, जिस जैसे सपोज निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, और जिस पोर्शन में वो उसमें इंक्लूडेड है जिसके बेस पर इंडेक्स ऊपर नीचे होता है, ये इंडेक्स फंड भी सेम प्रोपोर्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट उन 50 कंपनीज में करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इंडेक्स से साथ साथ ऊपर नीचे जाते हैं, और अलग से इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो जानना है तो हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें इस तरीके के सभी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट सब कैटेगरी पे आते हैं, डेप्थ वाले पे। तो दोस्तों, डेप्थ में मेनली तीन कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि गिल्ड फंड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। तो सबसे पहले गिल्ड फंड्स क्या होते हैं। तो गिल्ड फंड्स इस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इशू करती हैं। कुल मिलाकर के ये सेफ फंड्स होते हैं, और इनका रिटर्न जो है वो नॉर्मली लो होती है। डेब्ट फंड्स की रिटर्न नॉर्मली लो होती है क्योंकि इनमें रिस्क भी कम होता है। प्लस जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है यहाँ पर। और ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आपका थोड़े समय के लिए अपने पैसे को पार्क करना है तो आप इन फंड्स में पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड से मेरा मतलब है यहाँ पर जिनके मैच्योरिटी 10+ ईयर्स की हो। एक मीडियम ड्यूरेशन भी बोलते हैं हम, जिनको नॉर्मली हम 5 to 10 ईयर्स के बीच में डिनोट करते हैं। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स में, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कैपिटल गेन बॉन्ड्स, इन सब तरीके के बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बाद में आते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिनकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स की होती है। ये लोग भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो कि 5 up to 5 ईयर्स तक होते हैं। और यहाँ पर हमने अभी बात की थी कॉर्पोरेट, इन्फ्लेशन लिंक्ड, कन्वर्टिबल, कैपिटल बॉन्ड्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मेनली वो बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें ओवर द टाइम आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि आपका जो एक्चुअल, सपोज महंगाई यहाँ पर 5% की रेट से ऊपर जा रही है, तो इन बॉन्ड्स में आपको 5% वो इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन भी कवर्ड होगा, प्लस एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी देते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंटरेस्ट होता है।
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं कि जो बॉन्ड्स फिलहाल एज अ डेब्ट इशू किए हुए हैं कंपनी में, बट आगे जाके वो इक्विटीज में मतलब कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और एक कैपिटल गेन बॉन्ड्स होते हैं, ये हमें टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं जब हमको अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कराना होता है, उसके लिए डिडक्शन लेनी होती है, तब हम इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका डिटेल इनके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मनी मार्केट बॉन्ड्स फंड्स पर। मनी मार्केट फंड्स ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सपोज आपको बहुत छोटे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं, अब क्योंकि आप जानते हैं इक्विटी में छोटे समय में रिस्क ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा फिर भी कम होता है। तो ये फंड्स आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं और थोड़े से रिटर्न्स मोर देन एटलीस्ट योर बैंक अकाउंट ऑफ एफडीए लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर मेनली हम तीन फंड्स की बात करेंगे: अल्ट्रा शॉर्ट फंड, लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कि हम 3 to 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लिक्विड फंड्स में अप टू 91 डेज हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और ओवरनाइट फंड्स होते हैं जिसमें चाहे हम एक दिन में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये मेनली हमारी लिक्विडिटी के लिए होते हैं। तो जो भी हमारा इमरजेंसी फंड हम अगर हम अपने पर्सनल सेविंग्स से करते हैं, हमें इस तरीके के फंड्स में अपना थोड़ा सा पोर्शन इमरजेंसी फंड का जरूर रखना चाहिए, ताकि हम रिटर्न्स भी अच्छे दें और लिक्विडिटी के टाइम पर हम इनका जल्दी से यूज भी कर सकें। लास्ट में आते हैं गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ सिंपल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, तो ये फंड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम गोल्ड के कैपिटल एप्रिसिएशन को इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आसानी से गेन कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।